जो कल मैंने पढ़ाया था एकदम नया टर्म है, और जिसको मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया, आपने उसको खुद से एक बार पढ़ा क्या? मैसेज में, या तो कॉल पे बोलो या तो मैसेज। पढ़ा, ठीक से पढ़ा, क्लियर आउट हुआ, चीजें क्लियर हुई आपको? अगर आपने ध्यान से सुना है और ध्यान से पढ़ा है तो पक्का क्लियर होएगा बच्चों। ओके। बाकी बच्चों का मैसेज नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों का क्या? ओके। बाकी बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप लोग हो कि नहीं हो, कहाँ गए? ओके, बाद में मैं बात करती हूँ, अभी बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे। ठीक है, बाद में देखते हैं। तो बच्चों अपना लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हुआ है। मैंने कल के लेक्चर में ये एसी जनरेटर, और हाँ, जिन बच्चे बोल रहे थे ये एसी जनरेटर को लेके, मैंने 2 बार रिपीट भी कराया है। ये जनरेटर को लेके आपने 10th स्टैंडर्ड में भी मैंने अभी 10th स्टैंडर्ड की बुक भी उठा के देखी बच्चों। 10th स्टैंडर्ड की बुक में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको इवन शो करके बताती हूँ, 1 सेकंड को। आप में से जितने भी बच्चों को ऐसा लग रहा है ये नई चीज होगी या मे बी क्या, 1 सेकंड, मैं देख ही रही थी। 1 सेकंड में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, आपने इसको पढ़ा नहीं है क्या? देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया है, करेक्ट। और ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया वो डायग्राम देखो, ये मैंने 10th की टेक्स्ट बुक ओपन किया आप लोगों के लिए, ये मैंने डाउनलोड की है, देख लो। ये सब चीजें बच्चों ऑलरेडी आपको 10th स्टैंडर्ड में थी। ठीक है, ये देखो, ये फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये सारी चीजें इंडक्शन, अभी मैं भी जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम भी वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें जरा सा भी कुछ रहेगा, अभी जाने दो, लेक्चर एंड होने के टाइम पे मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10th का है आपका, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी पूरा ए टू जेड समझाया है। आई नो चैप्टर एकदम न्यू है, ये सारी चीजें, पर आपने बच्चों 10th में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी है। और 10th में अगर मान लो सपोज मैं ये कंसिडर करूँ कि आपने ध्यान से नहीं भी पढ़ा है, तो भी बच्चों अगर आप लेक्चर में बराबर से ध्यान दोगे, क्योंकि मैं एक चीज को 2-2 बार रिपीट कर रही हूँ। आई नो ऑनलाइन लेक्चर है, तो बच्चों इसके अंदर आपके अंदर सबसे अच्छी चीज हो जाएगी कि ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके कान में कॉर्ड लगा हुआ है, आपका यहाँ वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, जो नॉर्मल क्लास में यहाँ वहाँ ध्यान रहता है। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। तो अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करती हूँ। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था वो जनरेटर था बच्चों। फिर बाद में मैंने बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क के बारे में भी डिस्कस किया था बच्चों। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, अब इस इंडक्शन और एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर देखो, हम लोगों ने इंडक्शन को लेकर सारी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई है। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर बात मैं आगे करने जाऊं, तो आगे की चीज बच्चों ऐसी है कि ये जो वर्क डन आपको दिख रहा था, मतलब ऊपर हम लोगों ने देखो इधर जो डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ ली है। 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ। याद करो, ये वाला डेरिवेशन मैंने लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था। और कल मैंने लेक्चर लिया तो मुझे किसी बच्चे ने बोला मैम एक बार और बताने के लिए। मैंने बच्चे को बताया, उसने मुझे मैसेज भी फॉरवर्ड किया कि हाँ मैम, अब एकदम प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। तो ऐसे कोई ये चैप्टर एकदम नया है, डेरिवेशन वाला है। अगर इसमें कभी भी किसी को कोई डाउट आता है तो अगले लेक्चर में आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब देखो, ये जो बीसी वाला जो रॉड है, जब आप इसको अंदर बार कर रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं देखो वर्क डन हो रहा है। देखो डब्ल्यू इज एफ डॉट एल, और वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है। और जूल और किसका यूनिट होता है बच्चों? एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, तो हमने एनर्जी तो वहां पे नहीं निकाली थी, तो एनर्जी निकालना तो बनता है ना। तो बच्चों अब हम लोग उसी, मतलब सब कुछ वैसे ही टाइप का हो रहा है, बट अब हम क्या निकालने वाले बच्चों? एनर्जी निकालने वाले। और एनर्जी ट्रांसफर ये हेडिंग देने के पीछे का मकसद क्या है? कि जितना मैकेनिकल एनर्जी परफॉर्म करोगे, मतलब आप जितना भी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को उस मैग्नेटिक वाले चैम्बर के अंदर बार जब बार बार कर रहे हो, तो बच्चों क्या हो रहा है वहां पे? बच्चों वहां पे ऐसा हो रहा है कि जितना भी आप फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, जो भी नॉन मैग्नेटिक वाला रोड मटेरियल है, उससे क्या हो रहा है? वहां पे वर्क डन हो रहा है।
ये वाला वर्क डन कैसे टाइप का वर्क डन हो रहा है बच्चों? ये वाला मैकेनिकल हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल हो रहा है? मैकेनिकल, क्योंकि आप इसको करके दे रहे हो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी प्रीवियस जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है, मैं तब से डिस्कस करती आ रही हूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल क्या हो रहा है। तो बच्चों आप जितना भी इस मैग्नेटिक फील्ड वाले मटेरियल के अंदर, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक है, इसको आप जब जितना आप अंदर बाहर कर रहे हो, इधर मैकेनिकल वर्क डन आप परफॉर्म कर रहे हो, और जितना ये इसके अंदर जाएगा उतना क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप करेगा ना बच्चों। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के पीछे का रीजन क्या रहेगा? मैग्नेटिक उसका रीजन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे वैसी टाइप की कुछ चीजें हो रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिया गया है। वर्क डन इज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ऑब्वियसली पावर क्यों लिया गया है? मे बी शायद एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है। अब एनर्जी के लिए यहाँ पे शायद फॉर्मूला नहीं वैसा मिला होगा, क्या है क्या नहीं है देखते हैं आप हम लोग आगे चल के, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस लेसन के हिसाब से प्रीवियस जो टेक्स्ट बुक था उसमें सेम वही, मतलब जो लेंस में हम लोगों ने प्रूफ किया ना बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो मैंने फिर से स्टार्टिंग में रिपीट किया था, और इवन लास्ट वीक में मैंने ये डेराइव भी पूरा करके दिया था। ये वाला फॉर्मूला जब प्रूव होता है ना बच्चों, तो प्रीवियस जो बुक थी उसमें इसी फॉर्मूले का हेल्प लेके एनर्जी के ऊपर बात हो रही थी कि मतलब आपने जितना एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को उस मैग्नेटिक वाले मटेरियल में बार बार अंदर बाहर किया, मतलब आपने मैकेनिकल वर्क डन किया, उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होगी। तो बच्चों वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो, दोनों के दोनों जूल है। पर अगर उनसे रिलेटेड फॉर्मूला ही हमारे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू डेवलप ना हो पाए तो ये डेरिवेशन करके मतलब नहीं है। अब मुझे ये मालूम है कि ये जो भी हो रहा है ये लेंस लॉ के प्रिंसिपल पे हो रहा है, और लेंस लॉ का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड था याद करो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी के थ्रू होता है, बट यहाँ पे प्रूफ करने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये बच्चे लोग पावर स्पेक्ट से कर रहे हैं कि मतलब कैसा है, दिखाती हूँ। ये डायग्राम ध्यान, ये वाला डायग्राम में यहाँ पे बच्चों मैग्नेट इसका पावर है, ठीक है। जब मैं एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डालूंगी इसको, पर यहाँ पे पावर का फॉर्मूला वर्क डन ऐसा कुछ तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चों? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन तो आप कर रहे थे ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप इस मटेरियल को, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आप जितना अंदर बाहर चाहिए उतना अंदर बाहर कर रहे थे, आप इसको अंदर बाहर कर रहे थे, करेक्ट। कभी इतना अंदर किया, कभी इतना अंदर किया, कभी इतना अंदर किया, फिर आपने बाहर लाया, इतना बाहर ले आए। ये अंदर बाहर जब करे उसको कुछ तो टाइम लगा होगा, और वो करने में आपने कुछ तो मेहनत किया ना, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज इक्वल्स टू पावर। ये तो आपने किया, ये वो वाला पावर हो गया, ठीक है। ये मैकेनिकल वाला पावर हो गया। अब इलेक्ट्रिकल वाले पावर की बात की जाए तो बच्चों आपको पावर का फॉर्मूला पता ही होगा, आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। अब ये मत बोलना 10th में ये पढ़ा नहीं है, पहली बार देख रहे हो। अगर आप इतने भी वीक हो तो टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे जो भी चीज पढ़ा रही हूँ, मैं जो भी चीजें 10th से रिलेटेड है वो भी उठा के बता रही हूँ, 11th की चीज उठा के भी पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आपका फिजिक्स स्ट्रांग बने। जो कि वीक है तो मैं चाहती हूँ उसको स्ट्रांग बनाना। एज अ टीचर अगर मैं इतना एफर्ट्स ले सकती हूँ, तो एज अ स्टूडेंट अगर आप सुन के और मेरे बताने के बाद में आप उसको एक बार पढ़ने का अगर टाइम निकालोगे, तो आई थिंक मेरा एफर्ट कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मेरे को बोर्ड एग्जाम नहीं लिखना है बच्चों, एग्जाम आपको लिखने का। मैं अगर आपको 12th समझाने के लिए, आपके सब्जेक्ट वीक होने की वजह से अगर मैं 10th और 11th तक की चीजें उठा के आपको समझा रही हूँ, तो इतना तो सोचो कि एक टीचर होने के नाते मैं करूँ जिसको एग्जाम नहीं लिखना है, आपको तो एग्जाम लिख के मार्क्स चाहिए, तो आपको कितना करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा करने से आप ही कल मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैम हम लोगों को ये चीज बहुत हार्ड लगी, क्योंकि मैं 10th 11th दोनों उठा के बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर कुछ बच्चे हाँ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, तो बच्चों फिर इतना मेहनत करने का मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अब ये मत बोलना कि हमने पढ़ा नहीं है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए इतना नीचे गिर रही हूँ कि मैं 10वीं तक आ रही हूँ। अब इस जगह पे मैं क्वेश्चन की हकदार नहीं बन रही। आप इस जगह पे क्वेश्चन कह रहे हो कि 10th में आपने किस तरह से पढ़ा कि आपको ये चीज याद नहीं आ रही और मुझे इसको बताना पड़ता है। तो याद करो 10th में आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। फिर आपने और एक फॉर्मूला तो पढ़ा था, याद करो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, फिर एक आई होता है। जब आप इन दोनों को साथ में लोगे तो आपका क्या आएगा? आई स्क्वायर आर आएगा, करेक्ट। अब इस जगह पे मत बोलना हमको ये भी नहीं पता है। ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला, इस v को एज इट इज रखो, इस i के लिए क्या करोगे? अपना ओम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं होता है v इज इक्वल टू आई, उसमें i को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचता है? v अपॉन आर। तो यहाँ पे v अपॉन आर, इसको करोगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो जैसे मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला मेरे पास था W अपॉन टी को लेके, वैसे इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है?
क्योंकि यहाँ पे कहीं रजिस्टर की बात हो नहीं रही, किसी भी लेंस लॉ में रजिस्टर का नामो निशान नहीं है, तो आई स्क्वायर आर लेके मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लेंस लॉ में आर का नामो निशान ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से मैं उसको लूँ? तो आई स्क्वायर आर नहीं ले पाऊंगी, वी स्क्वायर अपॉन आर वो भी मैं नहीं लूंगी, ले दे के बचा क्या, वी इंटू आई। और आपको भी पता है पूरे चैप्टर को पढ़ने के ऊपर आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वी की जगह पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे आई लिया जाएगा, सॉरी ई लिया जाएगा, और आई की जगह पे आप आई लिखो या तो ऐसा छोटा आई लिखो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस लेंस लॉ को प्रूव करने के लिए कि भाई एनर्जी के थ्रू तो प्रूफ कैसे हो रहा है, डेरिवेशन उसका नहीं है, बट किसी न किसी तरह से तो प्रूफ हो सकता है ना। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए इस लेंस लॉ को बच्चों पावर का हेल्प लिया गया है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, क्योंकि इनपुट पावर में मैकेनिकल पावर वर्क डन अपॉन टाइम और इलेक्ट्रिकल पावर ई इंटू आई, ये दोनों को इक्वेट करने के लिए चीजें अपने पास मौजूद है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया तब जाके इतना इलेक्ट्रिक पावर डेवलप हो पाया। तो बच्चों इस पूरे डेरिवेशन को करने के पीछे का मकसद वही है कि एनर्जी को इक्वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं इधर की बात करूँ एनर्जी को लेके, तो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। इस फोर्स की जगह पे ये भी फॉर्मूला उठा के डाल सकती हूँ, आई एल बी इंटू एस, या आप याद करो आई एल बी की जगह पे हमने क्या लिखा था, क्यू वी बी इंटू एस, ये एस मतलब डिस्टेंस। चलो ये तो कर सकते हैं, ये तो मैं अपना क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क डन हो गया। इलेक्ट्रिकल वहां पे कितना वर्क डन हो रहा है, तो आपको भी बच्चों पता है वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होता है, एफ इंटू एस। अब चलो वर्क डन को उठा के साइड में कर दूं, वर्क डन की जो यूनिट जूल होती है वो जूल और किसकी यूनिट होती है, वो हाफ एम स्क्वायर की होती है। क्या ये पेपर वन पढ़ रहे हो जिसमें हाफ एम स्क्वायर डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। क्या एमजे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। फिर यहाँ पे लॉरेंट फोर्स उठा के जरूर डाल सकते हो, पर लॉरेंट फोर्स तो एफ होता है, घुमा फिरा के फिर से एफ इंटू एस में आप अटक जाओगे, ठीक है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये हो गया कि अगर आप एनर्जी के हिसाब से भी जा रहे हो और वर्क डन का भी फॉर्मूला ले रहे हो, तो भी एफ डॉट एस स्टार्टिंग में ऑलरेडी लिख चुके हो, बाद में लॉरेंट फोर्स लिखने के लिए क्यू इंटू ई, क्यू वी क्रॉस बी, याद करो प्रीवियसली जो पढ़ाएगा, लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो याद आ रहा होगा। दोनों को कंपेयर करोगे तो बच्चों आपके हाथ में बचेगा क्या, घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाओगे, क्यू वी बी या तो आई एल बी। तो बच्चों ये झंझट नहीं होना चाहिए, इसके लिए एनर्जी के रास्ते पे चल के देख लिया गया, एनर्जी से लेंस ऑफ प्रूफ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर का हेल्प ले लिया कि भाई पावर के थ्रू प्रूव किया जाए इसको, ठीक है। तो पहले मेरे को इधर मैं इधर रुक रही हूँ, पहले मुझे इधर चैट पे बताओ, सबका गुड मॉर्निंग हो गया, अरे वाह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे कपड़े नहीं आएंगे। कोई बच्चा मेरे को गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है, कोई, वाह कितने बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ओके, अभी जो मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया आपके सामने, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको, मेरे को चैट में डालो, प्राइवेटली डालना है, एवरीवन डालना है, जो डालना है डालो, पर डालो। बाकी बच्चे किधर है, तो सच में मेरे को टेंशन आता है, आप लेक्चर बराबर से सुन रहे हो कि ऑनलाइन होके गायब हो जाते हो। ओके, प्राइवेटली करो करो चलेगा, कुछ प्राइवेटली कर रहे हैं। अरे 75%, अरे बाप रे। बाकी बच्चे लग रहा है ना, मेरे को लग रहा है चाय पीने को चले गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे अभी तक। प्राइवेटली मिला के बाकी लोगों का मिला के 15, 10, हाँ 15 बच्चों तक का मैं है। ऑनलाइन कितने बच्चे देखती हूँ जरा, 34 बच्चे, वाह रे वाह। बच्चों जरा ध्यान दोगे, मेहरबानी करो जरा मेरे ऊपर, ठीक है। जिसको 75% समझा है, चलो ठीक है। अब बच्चों मैं आती हूँ इधर स्क्रीन शेयरिंग पे, जिसको भी 75% समझा है, या बाकी बच्चे जो सो रहे हैं, जाने दो, छोड़ो, सो रहे तो सोने दो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, देखो इधर हेडिंग है इंडक्शन, ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेटिक वाला चैप्टर है तो इंडक्शन क्यों नहीं लिखा रहेगा। बाद में आई एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी की यूनिट होती है बच्चों जूल, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर वर्ड डाल दिया है, और उससे कोई चीज प्रूव होगा नहीं, वो क्यों नहीं प्रूव होगा वही सब समझा रही, 75% बोला है आपने। ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा महान चैप्टर है, इसके लिए आप लोगों की महानता देखते हुए मैं जरा आराम आराम से बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी महानता मालूम है फिजिक्स टू को लेके कितनी अच्छी है, मालूम है मुझे। फिजिक्स वन 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो और अभी भी वो अच्छा ही है, कोई डिफिकल्ट है नहीं।
फिजिक्स को लेके आपकी महानता बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, इसके लिए मैं बहुत स्लो स्लो पूछ के आपसे बात कर रही हूँ, वरना मैं पढ़ा के आगे भी बढ़ गई होती। तो एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन जानो पहले। सबसे पहले ये याद रखो, यहाँ पे वो डायग्राम बन चुका है मैग्नेटिक का, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉन मैग्नेटिक वाला मटेरियल, इसको मैग्नेटिक वाले को मैं ए बोल रही हूँ, नॉन मैग्नेटिक वाले को मैं बी बोल रही हूँ। ये जब बी मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है, इसको फोर्स तो दूंगी मैं, तब तो ये अंदर जाएगा। अभी अंदर जाएगा इतना या इतना या इतना, इन शॉर्ट इसका एक्स अलग होगा ना, हर किसी का एक्स अलग। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, एट दी एंड एक्स अलग होगा। फोर्स उतना ही लगा रही हूँ, पर एक्स तो अलग होगा ना। और आपको भी पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो ये जो अंदर बार हो रहा है, चलो ये क्या हो गया, ये तो हो गया मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन, उसकी यूनिट हो गई जूल, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये जूल आया तो बच्चों आप उसको वर्क डन ना लिख के एनर्जी भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एनर्जी वर्क डन दोनों का यूनिट सेम होता है। अब बात आती है, आपने अपना काम करके तो छोड़ दिया, सामने वाला क्या कर रहा है, वो भी तो देखने लायक चीज होती है ना, कि सामने वाला उस जगह पे क्या कर रहा है। तो सामने वाला कितना एनर्जी डेवलप कर रहा है। अब एनर्जी के लिए आप हाफ एम स्क्वायर नहीं लिख पाओगे ना, एमजीएच। क्या ये सारी चीजें आपके इस पेपर 2 में कहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, तो ये कहाँ से यूज करोगे, नहीं करोगे। क्योंकि मैकेनिकल वर्क डन किया तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी तो होना चाहिए ना। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात की जाए तो ले दे के उसके अंदर कुछ भी चीज आपको नजर नहीं आ रही है, आपने कोशिश भी करके देख ली, तो ले दे के आपका क्या बचेगा, कि मैम मैं नॉन मैग्नेटाइज को अंदर रख रहा हूँ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो चलो लॉरेंट्ज फोर्स लेता हूँ। लॉरेंट्ज फोर्स क्या आता है, याद करो, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और क्यू ई भी मैग्नेटिक की वजह से। अब इधर बाकी बच्चे अगर भूल गए तो ये मत भूलना कि भैया लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इवन लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को मैंने रिपीट किया था। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं देखती हूँ 15-20 बच्चे मैसेज बराबर कर देते, बाकी बच्चे लोगों का मैसेज आता नहीं है, पता नहीं वो लोग सो रहे होते कि क्या कर रहे होते। एक दिन मेरे को लगता है सबका अटेंडेंस लेना पड़ेगा मेरे को, तब मालूम पड़ जाएगा कि कौन बच्चा जाग रहा है, कौन बच्चा सो रहा है। मैं वही करूंगी, मेरे को वही करने की नौबत आ गई है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, तो क्यू ई क्यू वी क्रॉस बी, अभी वो सब भी लूंगी तो बच्चों कुछ आंसर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उधर से एफ मिल जाएगा जो कि क्यू ई प्लस क्यू वी बी से रिलेटेड होगा। एट दी एंड मेरे को वर्क डन चाहिए ना, तो इसके आगे मैं एस लगाऊंगी डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों क्या होगा मेरे साथ, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैकेनिकल में ऑलरेडी एफ डॉट एस डाल के मैं क्या लिख चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी उधर लिख चुकी हूँ कि भाई एफ है, उधर आई एल बी लिख दूंगी, एफ इज आई एल बी, आगे का वो डिस्टेंस डाल दूंगी, इधर ये डाल दूंगी। अच्छा एट द एंड क्या होगा ना, फॉर्मूले का जंबल हो जाएगा, हाथ में मेरे कुछ नहीं आएगा। हाँ इज इक्वल टू जरूर लिख दूंगी कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर बच्चों वो लिखने से मेरे को जब तक एक डेरिवेशन नहीं प्रूव हो रहा है, या मेरे को एक इक्वेशन प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो बच्चों ऐसे कोई डेरिवेशन का मीनिंग होता है नहीं। तो इसके लिए हम पावर वाले के पास जाएंगे, क्योंकि जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आप उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जब डालोगे, तो आप बार बार फोर्स दे रहे हो, उस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो होने में टाइम भी तो लग रहा है, तो एट द एंड पावर मिल जाए। और ये जब आपने अपना काम करके पूरा फिनिश कर लिया, तो उधर क्या डेवलप हो रहा है, उधर एनर्जी डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी पावर क्या होगा, ई इंटू आई। आप याद करो, ये इस फॉर्मूले के बेस पे है। तो ये दोनों आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके पीछे का मीनिंग है। आई होप अब मैं इसके अंदर आगे बढ़ सकती हूँ। अब देखो बच्चों इसमें क्या दिया है, देखो। कंसिडर अ लूप ABCD मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर देखो, ये आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड वाला चैम्बर है, करेक्ट। इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका नॉन मैग्नेटिक वाला पोर्शन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन, इसके अंदर नॉन मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको फोर्स मिलेगा। इधर से भी एक फोर्स फील होएगा, इधर से भी फोर्स फील होएगा, इधर से भी फोर्स फील होगा। ये वाला एरिया से तो आप खुद अंदर बार करो, तो इधर तो फोर्स का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे तीनों डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, इसको नंबर 3 दे दूं, तो आप नोटिस करो बच्चों कि F2 ऊपर की तरफ है और F3 नीचे की तरफ है, ठीक है। F2 का जो एरो है वो ऊपर है, F3 का एरो नीचे। अब जब ये चीज अंदर घुस रही है, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे भी लगेगा, क्योंकि एट द एंड ये पूरा का पूरा चेम्बर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड वाले अंदर घुस चुका है। तो चारों बाजू से इसको जितना भी फोर्स क्रिएट होगा तो सेम ही क्रिएट होगा ना। अब आप मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, आप बाहर से बहुत आपको गर्मी फील हो रही है, आप क्लासरूम के अंदर एंट्री ले लिए। क्लास के रूम के अंदर जब आप एंट्री ले लेते हो बच्चों, तो आपकी बॉडी में कभी ऐसा होता है कि सर को ठंडक महसूस होगी, पैर को बाद में महसूस होगी, ऐसा होता है क्या?
जो महसूस होगा ठंडक वो पूरे बॉडी को ही होगा ना, फोर्स इक्वली पूरे बॉडी में लगेगी वो ठंडी वाली। तो वैसे ही बॉडी, ये जो नॉन मैग्नेटिक बॉडी है, जब ये अंदर जा रहा है मैग्नेटिक बॉडी के अंदर, तो चारों बाजू से उसको फोर्स मिलेगा, पर एक बाजू से तो भैया हम खुद उसको अंदर कर रहे हैं। तो लेके बचा कितना हिस्सा, एक दो तीन, मैं इसको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हिस्से को, इसको भी फोर्स मिलेगा, इसको भी फोर्स मिलेगा, इसको भी मिलेगा। इसको मैंने नाम दिया F1, F2, F3। अब बच्चों इसको कोई भी अलग अलग नाम दो, मैंने इसको F1 बोला है, इसको F2 बोला, इसको F3 बोला। आप इसका नंबरिंग बदल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसको F1 बोलो, इसको F2 बोलो, कुछ भी बोलो, सब चलेगा, कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है कि वो नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे बात ये आती है बच्चों, ये बॉडी जब अंदर घुसेगी तो जैसे हमारी पूरी बॉडी को ठंडक महसूस होगी, वैसे इस पूरी बॉडी को भी तो फोर्स चारों बाजू से बराबर ही मिलेगा। तो क्या करना है, F2 को जितना मिल रहा है उतना F3 को भी मिल रहा है, और दोनों के दोनों बच्चों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। जितना फोर्स ऊपर की तरफ है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ है। तो क्या होगा बच्चों, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्योंकि अगर मैं बोलूं 4 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, 4 न्यूटन, और मैं आपको ये बोलूं कि 4 न्यूटन नीचे भी लग रहा है, ये ऊपर का डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन है तो दोनों इक्वल ही ना। तो जो इक्वल चीज है, जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है बच्चों, तो वो कैंसिलेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये F2 और ये F3 इक्वल डायरेक्शन में, मतलब एक ही फोर्स है पर इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ले दे के बचेगा यही वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स, ये वाली बॉडी जब अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ वेलोसिटी के साथ जा रही है, प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड वाले चेंबर के अंदर ये चीज एंटर ले रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों FVB, इस वाले को जो ले दे के बच चुका है, इसको FVB तीनों फील हो रहे हैं। और FVB को लेके कौन सा फॉर्मूला आपने जस्ट कुछ देर टाइम पहले पढ़ा है, याद करो, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों ये फॉर्मूले का हम यूज करके हम आगे बढ़ेंगे, ये उतना समझाया है। अब मैं इसको पहले से क्यों समझा दी हूँ, क्योंकि जब बाद में आपको, जब मैं बुक पे पढ़ाऊँ तो आपको जो मैंने अभी पढ़ा है वो चीज आपकी पक्की हो जाए, ठीक है। मैं बुक से चाहते तो ऑन द स्पॉट बुक से पढ़ा सकती थी, फिर आप मालूम पड़ता एक ही बार में आपको कुछ क्लियर आउट नहीं होता, तो 2 बार आपको एक ही चीज बताई जाए ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए अच्छे से, इसके लिए मैंने इसको बताया। अब यहाँ पे देखो किच्चो कैसे, कंसिडर ABCD मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये देख सकते हो, ठीक है, इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। A current I is induced in the loop in a clockwise direction and the loop side, जब ये अंदर जाएगा, ठीक है, तो अब देखो इधर क्रॉस डायरेक्शन वाला है। अब आप याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में इस क्रॉस का मीनिंग को क्या बताया था। क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो आपकी राइट हैंड की उंगली है उसको लेने करके देखो, तो जो तार पर की तरफ एक्ट, तो डॉट का मतलब जो ऊपर की तरफ रखना, चारों फिंगर को एकदम अंदर जकड़ लेना, सेम टू सेम वही चीज इस क्रॉस के लिए करना है। और जैसे थम्स अप करते हो सेम टू सेम वैसा करके अपना हाथ इसके ऊपर रख देने का, किसके ऊपर, क्रॉस के ऊपर। तो आप नोटिस करोगे कि थंब ऊपर की तरफ है और अपना जो हाथ की उंगलियां हैं वो कैसी है, वो अपो मतलब ऐसी ही है, 12 से 1 से 2 घड़ी में कांटा कैसे घूमते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो पंजे हैं वो पंजे भी, और बस 1 या 1 से 2 की तरफ घूमना मतलब कौन सा मोशन, क्लॉकवाइज मोशन। तो इसलिए उसने वही बोला है कि जब आप ये अंदर इसको लेके जा रहे हो तो ये क्रॉस की वजह से वो समझ गया कि यहाँ पे जो करंट एक्ट होगा वो कैसे एक्ट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि उसके पीछे का मकसद इस क्रॉस के पीछे छुपा हुआ, ठीक है। अब ये सब चीजें बुक में तो दी नहीं है पर मैंने आपको समझा जरूर दी है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको थोड़ा बहुत आइडिया बैठ गया होगा। तो क्लियर है बच्चों। अब इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है कि जैसे ही अंदर घूमेगा, अंदर इसको जाएंगे, जाने देंगे, तो इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा F1, F2 एंड F3। द डैश लाइन शो द लिमिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
to pull the loop at a constant velocity v towards the right. It is required to apply an external force F on the loop so as to overcome the magnetic force of equal magnitude बट एक्टर लेके एक ही फोर्स बचा रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों वही हो रहा है, इसने अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें बाहर निकाली जा रही है। मतलब ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पहले से इधर बैठा हुआ था, अब ये बाहर निकल रहा है, मतलब इसने काम धंधा अपना खत्म कर लिया। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं, टेक्स्ट बुक वाले ने एग्जाम्पल जरूर दिया है, पर यहाँ पे बच्चों हम जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, वो एग्जाम्पल अगर आप आई थिंक वो ज्यादा बेटर एग्जाम्पल रहेगा। आप बोलोगे मैम कौन सा? मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना बच्चों भी आपको, कि अगर आपका ये डाइपोल ये सॉरी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अंदर की तरफ जाता रहेगा तो क्या होगा? तो ये बच्चों एरो बाहर ना दिखा के अगर अंदर की तरफ दिखाओगे ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, इसको शॉर्टकट में आपको क्या लिखना है कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड का एक मटेरियल रखा, उसके अंदर मैंने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा और उसका नाम है एबीसीडी। और जब मैं उसको अंदर एंट्री कर रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड वाले चैम्बर में, तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मैं एंट्री कर रही हूँ। और जब वो अंदर एंट्री ले रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर होगा, वो डिस्टेंस को भी मैं एक्स करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगा, तो चौथा हिस्सा जो उसका है वो उधर से तो हम उसको अंदर बार कर रहे हैं, बचे 3 हिस्से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और वो तीनों तरफ से एक्ट होगी। तो एक तरफ से तो भैया ठीक है, पर बाकी 2 तरफ में क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम चीज एक्ट हो तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यही चीजें बस आपको बतानी है अपनी भाषा में, उतना बता दो, बात खत्म कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों आगे क्या हो रहा है देखो। आगे इधर डायग्राम इन्होंने क्या बनाया है, पहला फिगर। अब मैंने आपको इधर क्या बताया, आपको क्या करना बेटर रहेगा, ये एरो बाहर की तरफ नहीं दिखा कि इसको अंदर की तरफ दिखाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इससे आपके डेरिवेशन को फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखो। बस आपकी वर्डिंग में ऐसा रहेगा कि मैम हमने अपोजिट डायरेक्शन नहीं किया, हमने सिंपल किया है, कोई बोर्ड एग्जामिनर वाला आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अब आप बोलोगे मैम बाहर वाला क्यों नहीं लिया? बाहर वाला इसके लिए नहीं लिया बच्चों, जब वो चीज बेचारी अंदर ऑलरेडी थी और अब बाहर आ रही है, तो मैं क्या उसके बारे में करते बैठू? जब वो चीज अंदर जा रही है तब तो वो जनरेट करिए कोई चीज, जब बाहर आ रही है तो उसका जनरेट ऑलरेडी हो चुका है, अब वो बाहर आ रही है। तो जब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके पीछे मैं हाथ डाल के क्या करूँ? इसके लिए वो वाला एरो लेना, ये वाला एरो लेना बेटर नहीं होगा, ये वाला एरो लेना बेटर रहेगा कि भाई ये जो मटेरियल है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, किधर, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले मटेरियल के अंदर। इस डायग्राम में आप देखो ओम्स लॉ टाइप का ही है। चलो ये डायग्राम को बाद में पढ़ते हैं। नीचे क्या दिया है, नीचे ये है कि जब ये कॉइल अंदर बार हो रहे हैं, तो इसमें आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो और उस वर्क को परफॉर्म करने में टाइम भी लग रहा है। तो अगर वर्क हो रहा है और उसमें टाइम लग रहा है, तो वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या, पावर। तो पावर का वो इन्होंने सॉल्व किया, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और आपको भी पता होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए उन्होंने डी लिया है। अब आप जो चाहिए बोलो क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने लिया है डी, हालांकि ये नहीं लेना चाहिए था क्योंकि डेरिवेटिव के लिए नॉर्मली यूज होता है। आप एफ की ये डी की जगह पे आपको तो मैं सजेशन दूंगी एस ही लेना, एस ले लो नहीं तो एक्स ले लो, एक्स ले लो वो भी चलेगा। और एक्स अपॉन टी क्या होता है, एक्स अपॉन टी वी। तो आपका पी का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ डॉट वी। तो देख लो एक बार, मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाती हूँ, आप यहाँ पे क्या हो रहा है पहले एक बार चेक कर लो। मैं थोड़ा जूम कम कर रही हूँ, जरा एक बार पढ़ लो, मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए होल्ड कर रही हूँ। फटाफट डायग्राम देखो नीचे क्या हो रहा है देख लो। ओके, देख के हो गया। अब देखो इधर उन्होंने आगे क्या बोला है, इन्होंने आगे बोला है
वी वुड लाइक टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पी इन टर्म्स ऑफ बी। अब हमको पी का फॉर्मूला भी बी के एक्सप्रेशन में चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पावर यहाँ पर डेवलप हुआ है, पर बगैर मैग्नेटिक फील्ड के क्या पावर डेवलप हो सकता है या नहीं? तो इसके लिए लोग क्या बोल रहे हैं, हमको चाहिए कि पी के फॉर्मूले में हमको बी का टर्म भी मिल जाए। तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, आगे और फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे कि कहीं ना कहीं पी के फॉर्मूले में बी भी आ जाए। वो ऐसा चाहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि बच्चों डेवलप सब हुआ इसी के अंदर, इस डायग्राम के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या ये हो पाता क्या? नहीं हो पाता ना। मतलब ये पावर जो जनरेट हुआ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आना चाहिए ना फॉर्मूले में। डेरिवेशन या किसी फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है? हर एक फॉर्मूले का, हर एक डेरिवेशन का बच्चों मीनिंग वो होता है कि हमने जो भी अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो सारे प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होने में एक एक चीज का हमारे इस जनरेट होने वाले फॉर्मूले से कुछ ना कुछ मीनिंग डेफिनेटली है। क्योंकि जब तक उसका मीनिंग नहीं होता ना बच्चों, वो चीज वहां पे आती नहीं है। अभी आप बहुत पढ़ते हो फिजिकल टू एम में, क्या आपको लगता है एम में क्या कहीं से रट्टा मार के आए? नहीं। फोर्स, जब आप किसी को धक्का मार रहे हो तो आप धक्का मारो तो उसको एक्सेलरेट कर रहे हो। अब एक्सेलरेट करने पे क्या हर एक चीज उतनी ही फोर्सफुली भागेगी? नहीं। डिपेंडिंग अपॉन मास, किस चीज का मास कितना है, तब तो आपका फॉर्मूला बना। वैसे ही बच्चों यहाँ पे जब हम लोग पावर एफ डॉट बी निकाल रहे हैं तो इसमें बच्चों बी का नामो निशान ही नहीं है। जबकि कितना फोर्स डेवलप हुआ, कितनी वेलोसिटी के थ्रू उधर काम हुआ, ये इस पे भी तो डिपेंड करता है ना कि कितने मैग्नेटिक फील्ड में बैठे थे। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही ना होती तो आप कहाँ से प्रॉपर आंसर निकाल पाओगे पी का? तो आपका बी तो होना जरूरी है। अब आप ये मत सोचना कि इसने जो ये बोला कि वी वुड लाइक टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फ्री इन टर्म्स ऑफ बी, वो उसका ख्याली पुलाव नहीं था। वो इसके पीछे का रीजन ये था। ठीक है? तो कोई भी चीज यूं ही नहीं है। अब यहाँ पे आगे क्या है देखो, एज द लूप इज मूव टू द राइट, एज द लूप इज मूव टू द राइट, द एरिया लाइंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। क्योंकि इस एरो के अंदर वो जो कॉइल है उसको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आप बोल रही थी ना आप अंदर की तरफ दिखाओ तो भी चलेगा, वही वाला। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो लूप है वो बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो घटता चला जाएगा ना। क्योंकि देखो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब आपका ये नॉर्मल मटेरियल है, अब इधर से मैं इसको निकाल रही हूँ तो पहले इतना हिस्सा निकला है, मतलब इतना हिस्सा बाहर निकला, मैं उसको और बाहर निकालूंगी तो और हिस्सा बाहर आ जाएगा और हिस्सा बाहर आएगा। तो इससे असर क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ही तो कम होते चले जा रहा है ना, thus causing a decrease in magnetic flux। और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। क्योंकि याद करो बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था, बी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आगे बोला है द डिक्रीजिंग, एक सेकंड, द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस द करंट इन द लूप एज इंडिकेटेड बाय लेंस लॉ। अब इसने लेंस लॉ कहाँ से आया? क्योंकि आप देखो बच्चों लेंस लॉ हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया, ई क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरा फ्लक्स डिक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं मेरा बी डिक्रीज हो रहा है, ये किस वजह से? अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़ा है ना, बी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज बी से रिलेटेड है और ये बी वाला सेक्शन ना बच्चों इस पूरे ई से रिलेटेड है। और एट दी एंड ये किससे रिलेटेड है, लेंस लॉ से रिलेटेड। सो द इंड्यूस करंट इन द लूप, और उस फ्लक्स की वजह से करंट में भी तो असर आ रहा है। सो द इंड्यूस करंट इन द लूप गिव राइज टू द फोर्स दैट अपोजेस द पुलिंग ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। और करंट की वजह से, अभी ऑब्वियस सी बात है जब वो मैग्नेटिक फील्ड पूरा अंदर बैठा है तो करंट उसके अंदर ज्यादा ही होगा। तुम जबरदस्ती बाहर निकालो तो करंट भी तो डिक्रीमेंट वाले ऑर्डर में जाएगा। तो वही इसने यहाँ पे बोलने की कोशिश की। तो ये यहाँ पे अभी बात क्या हो रही है कि चलो जब लेंस लॉ, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स जब एक दूसरे से इतना इंटर रिलेटेड है और हमें पी के फॉर्मूले में बी चाहिए, तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत की जाए। तो शुरुआत में क्या क्या चाहिए, फ्लक्स, बी नहीं तो करंट। अब आप याद करो बच्चों, आपको करंट से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं मालूम, आपको करंट से रिलेटेड अभी तक एक ही फॉर्मूला मालूम है, ये वाला। क्या हमने अभी तक अपने डेरिवेशन में कहीं पे आर देखा क्या? इंडिया से डेवलप हो रहा है कहीं देखा क्या? नहीं देखा। मतलब ये आई कैंसिल। अब अपने पास बच्चा बच्चे ये दोनों चीज, क्योंकि जितना आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अंदर बाहर कर रहे थे उसमें फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा था और फ्लक्स की वजह से बी पे असर हो रहा था। तो आपस में इन दोनों का रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है हम उसको उठा के पहले पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या उठाया, क्या भाई फ्लक्स होता है बी डॉट में, कैसे आया, बी इज फ्लक्स अपॉन ए, तो फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए। तो इन्होंने ले लिया, और ऑब्वियसली बात है वो जो कॉइल है उसका एरिया क्या है, एल इंटू एक्स। देख लो दे चाहिए तो एल आ गया, एक्स आ गया, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा, एल इंटू एक्स। तो यहाँ पे आ गया कि भाई
जब आपको पी चाहिए बी के सेंस से, चलो पी उसी की बात की जाए, तो ये पहला आ गया। अब इसको बच्चों डेरिवेट भी किया जा रहा है, डेरिवेट करने के लिए ये भी आ गया। अब इतनी चीजें तो हमने पहले भी करके रखी थी। अब इसके आगे बात करते हैं। अब आप देखो आपके डायग्राम में इन्होंने क्या बोला है, जब आप इस फील्ड को बाहर निकालते हो तो करंट में फर्क आता है, करंट के साथ साथ इसमें भी फर्क आता है। तो कहीं ना कहीं इसका लेना देना अपने डेरिवेशन में इन्होंने उठा के डालने की कोशिश की। कैसे देखो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट and the collective resistance R of the loop on the right. The direction of induced current I is obtained। चलो ये भाषण जाने तो इसको मत पढ़ो, ये पका हुआ है, इसको पढ़ के आप परेशान हो जाओगे। आप इसके बाद सीधा यहाँ पर आ जाओ। और अभी तक ये पढ़ा नहीं है तो आर के भरोसे बैठे रहेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू आई आर, आई बाहर निकाला, ई अपन आ रहा है, ठीक है। तो आपका ई क्या है, बी एल वी, नीचे क्या है, डिवाइड बाय आर। मतलब जब ये कॉइल अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, कौन सा, नॉन मैग्नेटिक वाला, तो कितना करंट में कितना फर्क आएगा, अगर वो फर्क आपको पता करना है तो जस्ट टेक डाउन दिस फॉर्मूला, दैट आई इज इक्वल्स टू बी एल वी अपॉन आर। मतलब अगर आपको कितने वेलोसिटी से आप अंदर बाहर कर रहे हो उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, और कितने मैग्नेटिक फील्ड में आप कर रहे हो, और उसका कितना लेंथ अंदर इन्वॉल्व है, अगर आप ऐसा सब चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चों आप इधर से आई निकाल सकते हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे अभी क्या दिए, the three segment of the current carrying loop experience the deflecting torque F1, F2 and F3 in the magnetic field with equation F is I L cross B. From the symmetry, the forces F2 and F3 being equal and opposite cancel each other. The remaining force F1 is directed opposite to the external force. ठीक है। अब ये क्या, ये वर्ड अभी देखो इसमें जो भी चीज बताई गई वो तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। F1, F2, F3 फोर्स जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डाल रहे हो, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो बच्चों डायग्राम में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इधर ऐसी दिखाई जा रही है, मतलब हम चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है, करेक्ट है। तो हो क्या रहा है बच्चों कि ये जो F2 है और ये जो F3 है तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वही दिए बीन इक्वल एंड अपोजिट एंड दे कैन कैंसिल ईच अदर। द रिमेनिंग फोर्स F1 इज अपोजिट टू द फोर्स F, क्योंकि मैं वेलोसिटी का एरो इधर दिखा चुकी हूँ, मतलब फोर्स भी मैं इसी तरफ लगा रही हूँ, जबकि ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, ये F और F1 एक दूसरे के अपोजिट है। So remaining force F1 is opposite to the external force F on the loop, so that F equal to minus F1, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, चलो ले दे के एक तो फोर्स बचा, तो उस फोर्स का फॉर्मूला लिखने की बात आई, तो ऑब्वियसली वो फोर्स मतलब उस मटेरियल को आप उस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर कर रहे हो, उसका लेंथ भी इन्वॉल्व है और फोर्स भी अंदर, मतलब एफ एल बी को लेके कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले ही ऑलरेडी बता चुकी, यही ना। अब इन्होंने कैपिटल लिया तो मैं भी कैपिटल ले लेती हूँ। बच्चों इन्होंने वही फॉर्मूला लिया। अब 90 क्यों लिया, फोर्स अगर मैक्सिमम दिखाना है तो साइन को तो 90 ही दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन 90 ही मैक्सिमम होता है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो साइन 90 मैक्सिमम, आई एल बी F1, बात आ गया खत्म। अब बच्चों इन्होंने क्या बोला है, मॉड साइन लिए, मॉड साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, मेरा फोर्स इधर, पर मैं वेलोसिटी इस तरफ दिखाई तो फोर्स भी इसी तरफ, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो माइनस साइन ना आए करके इसके लिए इधर मॉड डाल दिया गया, एफ का फॉर्मूला आ गया आई एल बी। अब बच्चों आप यहाँ पे देखिए, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था, हमने ये डिसाइड किया था वी वुड लाइक टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ बी, हमें पी का फॉर्मूला चाहिए बी के टर्म्स में। तो वो भी इधर देखो नीचे भी कुछ लिखा है, वी वुड लाइक टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पी इन टर्म्स ऑफ बी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लूप रेजिस्टेंस आर विथ एन एल एन। मतलब मुझे पी के फॉर्मूले में बी तो चाहिए, मुझे आर भी चाहिए, मुझे एल भी चाहिए, प्लस मुझे एरिया भी चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी, ठीक है। तो इस टर्म में इनको चाहिए, इनका मेन मकसद वो है। तो देखो हम लोग वहां तक पहुंच भी गए, हम लोगों ने पहले इसको पढ़ने में हमने क्या बोला कि ठीक है भाई वैसा चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप इधर कर क्या रहे हो बेसिकली, आप इसको
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आप एरो किस तरफ है, राइट हैंड साइड में देखो वीक, मतलब हम इस चीज को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाला तो उसकी फ्लक्स में असर होगा, तो फ्लक्स ऐसा लिखा जाएगा, फ्लक्स इज बी डॉट ए। फिर इसी वाले फ्लक्स के फॉर्मूले को ई वाले में डाल देंगे, ई इज डी फाइव बाई डी टी, इसको सॉल्व करेंगे BLV मिलेगा। अब जब ये अंदर बार हो ही रहा है तो फ्लक्स में असर हो रहा है तो डेफिनेटली करंट में भी असर हो रहा होगा, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर भी ले लिया, ठीक है। इधर तो सब सही हो गया, BLV अपॉन आर। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जब आप इसको अंदर बाहर कर रहे हो तो फोर्स भी तो असर दिखा रहा है ना, तीन बाजू से फोर्स असर दिखा है, उसमें से दो बाजू एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और एक जो हिस्सा है वो आपने ले लिया, और वो हिस्सा भी क्या है, दूसरे हिस्से के नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों कैसे नेगेटिव डायरेक्शन में आया ये, क्योंकि इधर आपका F1 था, इधर आपका F2 था, इधर आपका F3 था, करेक्ट है। आप इस चीज को ऐसे बाहर निकाल रहे हो, ये दोनों के कैंसिल होने के बाद ये और ये तो एक दूसरे के अपोजिट ही हुए ना, तो वही अपोजिट वाला पार्ट लिया, बट अपोजिट चाहिए नहीं, इनको माइनस साइन अवॉइड करना है, इसके लिए उन्होंने मॉड दोनों तरफ उठा के डाल दिया। आई होप अभी क्लियर है। मैंने 2 बार रिपीट किया बच्चों, 2-3 बार बता दिया। मैं ये डेरिवेशन के बाद में चैट पे आते तब मैं बात करती। बच्चों देखो, अगर आप हार्ड पकड़ के चलोगे तो बच्चों मैं सच बोलती हूँ, अगर पहले से दिमाग में एक पोस्टर चिपका दिया है ना, ये हार्ड है, नहीं आने वाला है, इसको मैं एग्जाम में छोड़ दूंगा, तो बच्चों को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसके लिए क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी है, इसमें यहाँ पे एफ वाला फॉर्मूला आ गया, BLV भी आ गया। अब ये लोग आगे क्या कर रहे हैं देखो, BLV और बगल में ILB, ये क्यों लिखा देख लो, इसके पीछे मकसद ये है, देखो। एक सेकेंड, ये आई इधर मिला था, इस फॉर्मूले में भी ILB है, तो इधर का आई उठा के इधर पुट किया, ये आई हो गया, ये LB हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या होएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। समझ में आया, इधर का आई उठा के इधर पुट किया गया, तो देख लो BLV अपॉन आर LB, तो B 2 बार आ रहा है, L 2 बार आ रहा है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर आ गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारा P का फॉर्मूला क्या था, P का फॉर्मूला था F डॉट V, और हमने ये सारी थियोरी क्यों पढ़ी, ये सारा का सारा डेरिवेशन क्यों किया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था कि P के फॉर्मूले में B भी है, उसमें करंट भी है, उसमें रजिस्टर भी कहीं ना कहीं दिख जाए। तो बच्चों आ गया ना F का फॉर्मूला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, वही P डॉट F डॉट V में, P इज इक्वल F डॉट V में ये वाला F उठा के हम पुट कर देंगे। तो देख लो F का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और V एज इट इज, तो V भी 2 बार आ गया, तो देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला बच्चों किसका हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पावर कंपैरिजन वाला बोला था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, ये पूरा फिनिश हो जाने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने बताया उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और जो इन्होंने बताया उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों इतनी सारी चीजें हमने की। अब ये फॉर्मूला जो आपने एफ डॉट बी करके पढ़ा, इसके नीचे क्या लिखा है, इफ द करंट आई इज फ्लोइंग इन द क्लोज सर्किट विद रेजिस्टेंस आर, अगर करंट आई सर्किट में फ्लो करे, मतलब कौन सा सर्किट में, ये देखो ये वाला, अगर ये जो नॉन मैग्नेटिक है ये यही है, अगर ये चीज अगर इधर फ्लो करे तो मतलब इसी फॉर्मूले के लिए आपने पी निकाला, जब ये भी इसके अंदर आ जाएगा मतलब पी के फॉर्मूले में ई भी आना चाहिए, आई भी आना चाहिए, आर भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेटाइज था और ये नॉन मैग्नेटाइज था, तो नॉन मैग्नेटाइज का मतलब क्या था, ये इलेक्ट्रोलाइज था, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइज मटेरियल मैग्नेटाइज में जाएगा तो पावर डेवलप करने के और भी कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, देखो if the current I is flowing in the closed circuit with collective resistance R,
the rate of production of heat energy in the loop as we pull it along the constant speed can be written as. तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम उस मटेरियल को अगर बाहर निकले, पुल इट अलोंग, तो इस जगह पे पावर का फॉर्मूला और कैसे हो सकता है? तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है। और इधर इन्होंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों आप ध्यान दो, हमने कुछ देर पहले आई के बारे में ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट आई इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर। तो जैसे बच्चों एफ डॉट बी यहाँ पे हमने पुट किया, वैसे हमने पी के लिए भी आई स्क्वायर आर हमने पुट किया। तो बच्चों आई का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बी एल वी अपॉन आर। पुट कर दिया, उसका स्क्वायरिंग करना था वो भी कर दिया, बगल में आर लिखना था वो भी लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है नीचे, कंपेयरिंग इक्वेशन 12.24 एंड 12.26। आप इन्होंने क्या बोला, 12.26 और 12.24 को कंपेयर करो। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर 12.26 है, करेक्ट? ध्यान दो क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है? ये आपका है 12.6। दूसरा क्या है 12.24, ये देखो आपका ये 12.24, ये भी कितना आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। कंपेयर किया, दोनों का दोनों आंसर सेम आया। तो देखो इन्होंने क्या बोला, कंपेयरिंग इक्वेशन 12.24 and equation 12.26, we find that the rate of doing mechanical work is exactly same as rate of production of heat energy in the circuit. Thus, the work done in pulling the loop through the magnetic field appears as heat energy in the loop. इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि thus the work done in pulling the loop, मतलब जो भी मेहनत हमने इस इलेक्ट्रोलाइज मटेरियल को बाहर निकालने में की, जो मैं आपको नॉर्मल मटेरियल बोल रही थी वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोलाइज मटेरियल था, ठीक है? So the work done in pulling the loop through the magnetic field appears as heat energy in the loop. उसने कहीं ना कहीं हमें कौन सा फॉर्मूला लाके दे दिया? हीट एनर्जी का ही फॉर्मूला लाके दे दिया। अब अभी कैसे लाके दिया? सिंपल है, अगर आपको याद होगा आपका 10th स्टैंडर्ड का कुछ फॉर्मूला, आपने हीटिंग इफेक्ट के लिए याद करो बच्चों, आपने ऐसे ऐसे फॉर्मूले लिखे होंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आई स्क्वायर आर कुछ और नहीं होता, पावर ही होता है। तो P इज H अपॉन टी, ये H कुछ और नहीं आपका वही हीटिंग इफेक्ट या अपना वर्क डन ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी वर्क डन हुआ उससे क्या डेवलप हुआ? उससे एक हीट एनर्जी ही डेवलप हुआ, मतलब उसी टाइप का फॉर्मूला मिला ना, इसके लिए उन्होंने बोला हीट एनर्जी का ही रिलेशन निकला। तो अगर आपको इसके ऊपर कोई सवाल आया एग्जाम में, तो वो एग्जाम में सवाल आया कैसे? आपको क्या लगता है, आपको एग्जाम में ऐसी हेडिंग आएगी, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसी हेडिंग नहीं आएगी। आपको हेडिंग ऐसी आएगी कि अगर मान लीजिए कोई एक नॉर्मल मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो what kind of formula for power it will generate, what kind of a formula for power it will generate, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपने किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइज या नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल को आप जब अंदर एंट्री देते हो, तो डिराइव द लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू इट। तो इसके बेसिस पे आप लेंस लॉ डिराइव करके बताइए विथ रिस्पेक्ट टू पावर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पावर को कंपेयर मतलब निकाला गया है, मतलब हर एक सेंस में, करंट के सेंस में, आर के सेंस में, एफ डॉट बी के सेंस में, ऐसा। तीसरी चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सामने वाले ने मैकेनिकल वर्क कर लिया, अब इलेक्ट्रिकल वर्क कितना? तो आप यहाँ पे बच्चों ऐसा बोल सकते हो, एफ डॉट वी जो था, एफ डॉट वी क्या था? जो आपने मेहनत की थी, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है? बगल में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, सबसे नीचे इसमें करंट वोल्टेज सब कुछ आ गया। आप जब उसको अंदर कर रहे थे, आपने करंट वोल्टेज उसको नहीं दिए, आप सिर्फ उसको अंदर कर रहे थे, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हुआ? उसके बाद में आया, उसके अंदर जितना करंट डिपॉजिट हुआ, उसके अंदर कितना वोल्टेज लगा या कितना रेजिस्टर लगा या कितने वेलोसिटी से उसको आपने बाहर निकाला, ये सब चीजें उसके बाद में आई। तो जो आपने किया वो मैकेनिकल था, और जो इधर हुआ वो इलेक्ट्रिकल है। तो कहीं ना कहीं बच्चों दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के सिमिलर हैं, और वो यहाँ पे प्रूव होता है, आप देख सकते हो 12.24 में। पहले यहाँ पे क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू एफ डॉट पी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब दोनों कंपेरिजन हो गए। तो इस सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर व्हेन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर विल बी, derive the expression for it when mechanical and electric power will be same, when induction is happened or when energy is transferring, ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने तो जस्ट ऐसे ओरली क्वेश्चन बनाया,
ठीक है, आप इस गलत जो यहाँ पे पढ़ क्वेश्चन है, पेपर वन में एक बार एक हिसाब से हो सकता है, और उल्टा पेपर वन की जो चीजें हैं आप उसको 8, 9, 10 से पढ़ रहे हो, तो काफी हद तक अगर किसी ने क्वेश्चन घुमा भी दिया तो आप तुरंत क्लिक कर सकते हो कि हाँ हाँ ये घुमाया है ना, मतलब ये ऐसा वाला ही डेरिवेशन। पर पेपर टू में बच्चों आपने ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, फिर अपना रजिस्टर अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये रट्टा मारने वाली चीज के अलावा प्रैक्टिकल चीजें आपने 10वीं तक कभी नहीं पढ़ी है, और आप 11वीं से धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीजें उसके ऊपर पढ़ने लग रहे हो। तो पेपर वन में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल आप वहां पे भी पढ़ रहे हो, पर उसके रिलेटेड चीजें आप पहले से पढ़ रहे हो, तो आपको वो इजी साउंड करता है। पर जब आप इधर आते हो बच्चों, तो ये सारी चीजें आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जरूर है, पर क्या आप कभी देखते हो आपके घर में एसी कैसे काम कर रहा है, या आपके घर पे जो मोटर है वो कैसे काम कर रहा है, आपके घर पे जो पंखा है उसकी वर्किंग कैसी है, या घर पे ट्यूबलाइट कैसे काम कर रहा है, या आप घर के बाहर निकलो तो मोनो मेट्रो ट्रेन कैसे काम कर रही है। आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, पर 10वीं तक आपने कैसी पढ़ी है, रट्टा मारने के साथ, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आपने पढ़ाई कभी नहीं की है। तो 11 से क्या हो गया बच्चों, फिजिक्स पेपर टू में वो सारी चीजें धीरे धीरे आने लगी, और 12th में वो पूरी तरीके से आ गई। तो कैसा है ना, ये एकदम आपके लिए एकदम नया न्यू है, तो थोड़ा उसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब ध्यान दोगे तब जाकर पता चलेगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन देने वाला बंदा जो बोर्ड का एग्जामिनर होगा वो सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, पर इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसका कैसा होगा, ये एक चीज उठा के वो करेगा। तो जब आप इसको बच्चों 2-4 बार, मेरे अभी देखो इतना बड़ा डेरिवेशन, अब आपको ऐसा लगता है कि आज मेरा लेक्चर होने के बाद में आपको शांति से आप दूसरा लेक्चर पढ़ो और बाद में बोलो अब तो भाई टीवी देख के सोने का टाइम आ गया, नहीं। ये डेरिवेशन ऐसे है जो आपके लिए एकदम नए हैं, जिसके बारे में सिर्फ सुना था, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझना, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसको करना। यहाँ पे बच्चों आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस की जरूरत से पहले आपको पहले समझने की जरूरत है कि हर एक स्टेप पे चीजें क्या हो रही है, कैसी हो रही है। अगर आप हर एक स्टेप पे वो चीजें ध्यान दोगे, और जब ध्यान देने जाओगे ना बच्चों, तो अगर आपने लेक्चर बराबर से सुना है मेरा, तो आपको हर एक स्टेप पे याद आएगा कि अरे मैम ने कैसे किया था। मैम ने तो सबसे पहले डायग्राम देखा था, फिर मैम ने हमने को कुछ कुछ एक्सप्लेन किया था, फिर उसमें बोला था पावर वाला लेंगे, फिर मैम ने ये एफ इक्वल टू आई एल बी वाला बोला था। तो ये छोटी मोटी चीज आपको याद आएगी। जब आपको याद आएगी तो बच्चों क्या करना है आपको, आपको बस ये देखना है, अच्छा इधर पी में ऐसा हुआ, इक्वेशन 12.18 में ऐसा हुआ इस डायग्राम के साथ, इक्वेशन 12.9 में ऐसा हुआ, 12.20 में ऐसा हुआ, सारे इक्वेशन में क्या क्या वो देख लो। एक बार आप देख लोगे आपको याद आ जाएगा अरे लेक्चर में हमने क्या क्या कराया। उसके बाद में आप इसकी एक एक लाइन को जब पढ़ो तो डायग्राम देख देख के पढ़ो कि डायग्राम में जो हो रहा है वो लाइन यहाँ पे कितनी परफेक्ट दी हुई है, या नहीं दिया उसमें कितनी परफेक्ट दी हुई है, तो उसका अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि अरे मैं उठाऊंगा और पढ़ना चालू करूंगा और मेरा तो हो जाएगा, जैसे फिजिक्स पेपर वन होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर। तो बच्चों ये चीज वैसी है ही। बोलो आपने कभी इसके बारे में इतना डिटेल में 8-9 से पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। तो बच्चों थोड़ा आपको वो एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका एट द एंड 12th का परसेंटेज के ऊपर डाउन होएगा। तो अब मेरा इतना पढ़ा के हुआ, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, सबको मैंने, अब मेरे को जरा बात करना है आपसे, कहाँ गए। हम्म आ, हम्म फैज, फैज बेटा आप सुन पा रहे हो? फैज, हेलो। हाँ फैज बेटा आपने सुना बराबर से? यस मैम। ध्यान दिया बेटा आपने? बट मैं नोट्स नहीं बना पाया। कोई बात नहीं बेटा, बाद में आप लेक्चर सुन लेना ना, पर अभी आपने जितना ध्यान दिया तो आपको 80% क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 100% क्लियर है, 80% क्लियर है, कितना क्लियर है मैम, मतलब 70 to 80% है क्लियर। 100% के लिए क्या करोगे आप? वापस लेक्चर देख के मैम नोट्स बनाता हूँ फिर बाद में। ओके ओके चलेगा बेटा, वैसे ही करो। अभी ना देखो यस जैसे मैं मैम। पूछना चालू किया 2 बच्चे गायब भी हो गए। अभी ना बेटा आपका क्या हुआ है? यस मैम। यस मैम। मैम आपके वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वापस बोल सकते हैं आप? हाँ बेटा मैंने अभी जो बोला डेरिवेशन कराया, उसके सारे चीजें मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार एक्सप्लेन किया, क्लियर हाँ हुआ हाँ। आपको क्या हो रहा है?
यस मैम, मतलब थोड़ा बहुत समझ में, ऐसा मतलब पूरा नहीं समझ में आया, मतलब ऐसा आया समझ में थोड़ा थोड़ा। पूरा क्यों नहीं समझ में आया? मैम वो जो आपने बताया ना थोड़ा लास्ट वाले में, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था, कौन से वाले मतलब में? वो वाला नहीं क्लियर हो रहा था। कौन सा आप मैम वाला? वापिस से स्क्रीन शेयर कर सकती तो मैं बताता हूँ। स्क्रीन शेयर अभी एक काम करती हूँ, आप मुझे बस इतना तो लास्ट वाला वो क्या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला क्या? यस मैम, जो अभी आपने एकदम ऐसा लास्ट में कराया ना रिसेंटली में, वो। अच्छा अच्छा, कैसा हुआ है ना बच्चों, अपन ने P इक्वल टू एफ डॉट पी लिया, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो अपन ने क्या किया है, अपन ने एफ डॉट वी को आगे चल के और सॉल्व करते चले गए। तो वो अपन ने एक पन्ने पे किया, अगले पन्ने पे क्या है ना, P का और एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो याद करो अपन ने I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, अपने को पता है ना, जैसे अपन ओम्स में नहीं करते V इक्वल टू आई और उसमें से I यस बाहर मैम। निकाल के V अपॉन आर करते हैं। यस मैम। तो मैंने आपको याद करो लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था, इस पूरे चैप्टर में E रहेगा V की जगह पे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेगा, पे E रहेगा इंडस्ट्री में। यस मैम तो बोला E है। अपॉन आर अपन ने किया, ठीक है, फिर उससे अपने को क्या मिला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, वो वाला पार्ट मिला, करेक्ट है? यस मैम। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, तो I के फॉर्मूले में वही वाला I उठा के पुट किया है। कौन सा वाला I? जो अपने को बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर वाला मिला था ना। हाँ मैम, हाँ मैम याद। हाँ, बस वही उठा के पुट किया, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया बच्चा ने। ओके मैम। और क्योंकि डेरिवेशन है ना बच्चे, बुक और पेन लेके है ना, आज सोने के पहले कल के ऊपर मत टालना, मैं ये 10 बार रिक्वेस्ट करती हूँ, हाँ सारे मैम। बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब तक डेरिवेशन और ये सारी चीजें नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है, इसके लिए 2-3 बार रिपीट करें, और आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसको 2-3 बार पढ़ के समझो, और कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? अभी क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मैम, आपने जो अभी बताया क्लियर हुआ है। मतलब अभी जब तक खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा भी पूरा बता नहीं सकते ना, मतलब पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन हाँ अपन इसीलिए एक मैम बार अभी देख, जब तक एक बार लिखते नहीं प्रैक्टिस 2-3 करने बार। के बाद में बता सकता हूँ, अगर आपके नेक्स्ट लेक्चर में अगर उसमें कुछ डाउट रहा तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर उसमें अगर ऐसा चलेगा कुछ। चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, चलेगा। ओके, अभिषेक शुक्ला। जी मैम। हेलो। हाँ हाँ बेटा, सुना के ऑडिबल। लेक्चर ठीक से, डेरिवेशन ध्यान से दिया फिर देखा आपने? यस मैम देखा। हाँ, क्लियर है? कितना लेक्चर में ध्यान दिया आपने, क्लियर हुआ? मिस क्लियर है, थोड़ा थोड़ा जो समझ में नहीं आया नेक्स्ट लेक्चर में पूछता हूँ, पहले खुद से ट्राई करूंगा। देख बेटा, ये डेरिवेशन है, 100% नहीं नहीं होने मिस। वाला है। हाँ वो तो डेरिवेशन खुद पता से है। लिख के ही होता है, आपको भी पता है, क्लास में भी जब अपन डेरिवेशन कराते हो तो आप लोग लिखते हो, तब बोलते हो ना हाँ मैम लिखता हूँ, बाद में पूछूंगा। हाँ मैम ये बात सही। तो एक काम करना, घर पे प्रैक्टिस करना है इसे। हाँ ओके, मिस। थैंक अखिलेश यू। गद्दा। अखिलेश तो गुप्ता है। अखिलेश, अच्छा ये अखिलेश, हाँ। अनीशा बियरी। यस मैम। हाँ, ध्यान दिया बेटा आपने? हाँ यस। आपको लगता है 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा? हाँ हाँ आ जाएगा। पक्का? पक्का। ओके, अंकुश। यस मैम। हाँ बेटा, आपने ध्यान दिया, 2-3 बार, आपको लगता है घर पे बाद में प्रैक्टिस करोगे और आ जाएगा ठीक से? हाँ मैम, अच्छी तरह से आ जाएगी, 2-3 बार पक्का? प्रैक्टिस। हाँ मैम, यस मैम। ओके, अंशुल कदम। अंशुल। देविका। यस मैम। हाँ बेटा, ध्यान दिया आपने? हाँ मैम। ओके, क्या लगता है कितने बार लिख के आ जाएगा, या समझ में आया कि क्लियर नहीं हुआ? समझ में आया मैम, अभी प्रैक्टिस कर लूंगी तो सब अच्छे से समझ जाएगा फिर। ओके, चैप्टर स्टार्टिंग से बराबर से ध्यान दे रहे हो ना? हाँ मैम। थोड़ा इजी, आपको थोड़ा चैप्टर जैसे से एंड होगा ना, तो आपको धीरे धीरे इजी लगेगा, क्योंकि इसके सारे टर्म्स नए हैं, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, ट्राई करो। ओके, हर्षदा। हाँ मैम। यस मैम। हाँ बेटा, क्या बोलना है आपको? आप सवाल तो आप सुन ही रहे होगे, आप ही बोलो। हाँ मैम समझ में आया, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ ऐसे हो जाएगा नहीं, आज ही का आज प्रैक्टिस करना है, सोने के पहले करना है, कल के ऊपर नहीं डालना है। हाँ मैम। और पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, हाँ इम्पोर्टेंट मैम। चैप्टर है। ठीक है, ओके मैम। इल्मा कुरैशी। यस मैम। बोलो, आप ही बोलो। या मैम, मुझे भी क्लियरली समझा, बस आज और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है डेरिवेशन की।
ओके ओके चलेगा। इशिका, इशिका, खुशी, खुशी, यस मैम। हाँ बेटा बोलो। समझा मैम। तुम लोग है ना जो भी है ना खुल्लम खुल्ला बोलो, समझा नहीं समझा वैसे बोलो, मैम क्योंकि मुझे सब लोगों का अच्छे से चाहिए। इस चैप्टर के अंदर में आपको वो रिपीट बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलो। समझा मैम, एक प्रैक्टिस करने के बाद समझ जाएगा। और ठीक है चलेगा। ओके मोहम्मद शेख, यस मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम पूरा समझा, लेकिन मैम एक प्रॉब्लम है, हाँ बेटा बोलो। प्रैक्टिस करने के बाद तीसरे या चौथे दिन खोलो तो याद नहीं रहती। इसकी वजह से ही बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने जब भी डेरिवेशन कराया है, इवन मैंने जब आपको 11th में भी पढ़ाया है, मैंने हर एक डेरिवेशन का मीनिंग पहले समझा है, फिर उसके डायग्राम को मैंने पहले से समझाया है, उसके बाद में मैं डेरिवेशन के स्टेप पे गई हूँ। और आप लोग भी अगर वैसे स्टेप फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। आप अगर अपनी वो प्रैक्टिस की डायग्राम समझ गया, डायग्राम को साइड में रख दो और इक्वेशन को एक दूसरे में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो करने लगो, क्योंकि अपनी 10वीं तक की जो आदत है ना ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती है। लेक्चर साइड में रख के आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मुझे शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे आपसे 10 मिनट बात करूँ और अपना वो चीज में छोड़ दूँ। मैं ये बात इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत, ये चैप्टर आप लोगों के लिए पूरा न्यू है और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बार बार बोलना नहीं है मुझे, इसके लिए मैं इतनी बार रिपीट कराती हूँ। प्लस मैंने अभी आपको जब मैं आपसे पूछने को इधर आई हूँ तब बच्चे सुन रहे होंगे मेरी बात, तो ध्यान से सुनिए। मैंने जब पढ़ाना भी चालू किया है डेरिवेशन तब मैंने क्या किया था, मैंने मोहम्मद कहाँ गया, मोहम्मद बता, जब मैंने चालू किया था, तेरा मैसेज मुझे हमेशा पहले आता है, ठीक है तू ही मुझे बता सबसे पहले मैंने क्या किया। मैम आपने सबसे पूछा कि सबने रीड किया कि नहीं किया। चलो रीड नहीं भी किया मैंने, वो भी कंसिडर किया, चलो रीड नहीं भी किया रहेगा। फिर मैंने स्टेप क्या चालू किया, पहले डायग्राम की पहले डेरिवेशन पढ़ाने का पूरा भाषण ही चालू कर दिया मैंने। पहले आपने डायग्राम में क्या है, मतलब क्या है डायग्राम में, क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या करना होगा पढ़ते हैं, वो जो मैंने तुमको शॉर्टकट में बता दूं, करेक्ट है। ओके फिर उसके बाद में मैंने हेडिंग के ऊपर गई और हेडिंग नहीं लाइन समझाया उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में मैं एक एक लाइन को डायग्राम से कोरिलेट करके आपको समझाया, फिर उसके बाद में मैं फॉर्मूले पे गई। तो जो बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि डेरिवेशन याद नहीं रहता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपने बोला है बच्चे, पर ये मैक्सिमम बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि मैम समझ में सब आता है, याद भी रहता है, पर एग्जाम आता है ना तो सबको याद आता है कि अरे टीचर ने वो पढ़ाया तो था पर मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को याद ही नहीं है, उसने क्या बताया था मेरे को समझ में ही नहीं आया। स्टार्टिंग में तो कि सबको समझ में आया रहता है, बाद में सबका यही रहता है हमको तो समझ में ही नहीं आया था वो क्या पढ़ा रहे थे वहाँ। ये इसके लिए होता है क्योंकि जब कोई टीचर जिस दिन पढ़ाता है उसी का उसी दिन प्रैक्टिस करने के लिए, फिजिक्स में स्पेशली मैं बोलती हूँ उसी का उसी दिन करने का, वो कोई बच्चा नहीं करता है, हर एक बच्चा उसको अगले दिन पे टाल देता है, वो बिल्कुल नहीं करना। और डेरिवेशन करने का तरीका क्या है, पहले डायग्राम को समझो और एकदम अच्छे से समझो, उसके बाद में डायग्राम के बाद समझने के बाद में उसकी फॉर्मूले में क्या क्या हो रहा है फॉर्मूले को देखो, जैसे पी इज एफ डॉट वी वहां पे था, फिर ई इज इक्वल्स टू अपना वो बी एल भी आया, फिर अपना ई इज इक्वल टू आई आर की वजह से वो आई इक्वल टू ई अपॉन आर आया। वो अभी आपने चैप्टर स्टार्टिंग से इतना पढ़ा है तो वो देख के थोड़ा बहुत आपको फेमिलियर लग रहा होगा ना कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, उसको समझने का कि भाई इधर ऐसा हो रहा होगा, मतलब अपने आप से ना दिमाग में खिचड़ी पकाने का कि अगर पी एफ डॉट वी है तो ये ऐसे क्यों आ रहा है, फ्लक्स अप और बी इंटू ए कैसे आ रहा है, अच्छा ऐसे आ रहा होगा, मतलब तुम अपने आप को ही डॉक्टर समझ लो, उधर डॉक्टरी करना चालू कर दो कि ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, वो उसकी वजह से ऐसा किया होगा, ऐसा आप तरीका अपनाओ और डायग्राम अच्छे से समझने के बाद में, और डायग्राम को समझाने के टाइम पे मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में इतना तो घुस ही चुका होगा ना कि मिस ने क्या क्या बताया है, तो आपको भी अपना खुराफाती दिमाग उधर लगाना है। फर्स्ट स्टेप डायग्राम समझना, सेकंड स्टेप उसके फॉर्मूले को देखना उसमें क्या हो रहा है, अपना ही दिमाग लगाने का कि तुमको सब कुछ आ रहा है, तुम खुद का दिमाग लगा। थर्ड स्टेप में बुक, जैसे बुक में एक एक लाइन दी है उस लाइन को डायग्राम्स के साथ देखते हुए पढ़ते जाने का, एक एक लाइन को डायग्राम पे देखते हुए पढ़ते चले जाने का, थर्ड स्टेप पे वो काम करने का।
और आप लोग करते क्या हो, आप लोग उसी थर्ड स्टेप को पहले स्टेप में चालू कर देते हो, और उससे होता क्या है, डायग्राम कहीं ना कहीं रह जाता है पीछे। सिर्फ आपके दिमाग में बचता है क्या है, P is F dot V, फ्लक्स इज B dot A, E is equal to E upon R। तो बच्चों आज आप वो स्टेप करोगे, पर आप मेरे को बताओ पूरे फिजिक्स के टेक्स्ट में 50 डेरिवेशन रहेंगे, कितना याद रखोगे? मेरे को इतना तो समझा दो, याद कैसे रख पाओगे? फिर एट द एंड बोलोगे मैम फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, फिजिक्स तो आता ही नहीं है, छोड़ दिया मैंने, मैं तो फिजिक्स 1 करने बैठ गया हूँ, थोड़ा इजी लग रहा था मेरे को। अभी तब सबको तरीका समझ में आया, कौन सा तरीका कैसे करना है एवरीवन? यस मैम। ओके, लेक्चर एंड होने तक 7:30 बजे तक अपना लेक्चर एंड होगा। मुझे सबके बच्चों की तरफ से मैसेज चाहिए कि मैम, और ये मैसेज है ना आज मत करना, एक काम करना आज भी मत करो, छोड़ो, आज तो ये सबको बता दिया, सबने सुन लिया होगा। अभी पता चला है 2 बच्चे लोग का तो आंसर रिप्लाई नहीं है, बोला मैंने 2 या 3 बच्चे, समझ में आ गया कि 3 बच्चे ऑनलाइन होके गायब हो चुके हैं, लेक्चर सुन नहीं रहे, ये क्लियर हो गया। बाकी और बच्चों को भी मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि मेरे को रिपीटेड बच्चों का रिप्लाई आता है। हाँ बोलो। मैम आपने डायग्राम में जो बताया वेलोसिटी का डायरेक्शन अंदर के बाहर की तरफ दिखाया है, बाहर की तरफ दिखाया, अंदर की तरफ करना पड़ेगा। बट मैम क्या बोलते हैं कि फोर्स एंड दी वेलोसिटी क्या हुआ बेटा? मैम आपने कहा था ना वेलोसिटी का अगर हम लोग अंदर की तरफ एरो करेंगे दैट वुड बी बेटर, बट वहाँ में तो लिखा है कि द फोर्स वेलोसिटी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम लोग अंदर की तरफ करेंगे तो कभी चेंज करना पड़ेगा ना? नहीं एक्चुअली डेरिवेशन वही रहेगा, फर्क नहीं आएगा, बस आपको डायग्राम में नहीं, मैंने ऐसा बोला बेटर रहेगा, पर अगर टेक्स्ट बुक वाला वैसा बता रहा है ना तो वो भी आप लेके चलोगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। पर हाँ अगर आपको उसको अंदर की तरफ दिखाना है तो भी आप दिखाओ, उसमें भी कोई गलती नहीं है, बस अंदर की तरफ एरो करना, तो वेलोसिटी जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। एक ये करेक्शन हो जाएगा उसके अंदर। दूसरा करेक्शन क्या होगा, वो जो F इक्वल टू माइनस F1 था ना, माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे इसलिए माइनस आ गया। याद करो जब पहला वाला पी निकालने गए थे अपन, याद आया? हाँ तो उसमें वो जो माइनस साइन था फिर वो माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ हो गए ना, तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो वैसा भी कर सकते हो। तो यही 2 चेंजेस होंगे अगर वो एरो अंदर की तरफ हो गया, बस ये 2 चेंजेस होंगे। हेलो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। हाँ हेलो, मैं अंशुल कदम मैम, मैं था लेक्चर में पर मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, ग्लिच हो अच्छा गया था। अच्छा, हाँ हाँ बेटा आप बताओ कैसा है कैसा नहीं है? सुना समझा आपने सब मैम, बराबर से? 60% समझा, पर बाद में फिर से यूट्यूब पे लेक्चर देख के प्रैक्टिस करके हो जाएगा मैम। हाँ ये इसके लिए बोल रही हूँ, यही चीज, ये चैप्टर की वजह से ही बच्चों में इतना के पीछे पड़ रही हूँ, वरना मैं इतना पीछे नहीं पड़ती। यस मैम। ठीक है चलेगा बच्चे, कोई बात नहीं। और अभी जो मैंने बोला वो आई थिंक सबने सुना होगा, तो यस प्लीज मैम। सबके साथ प्रॉपरली जो मैं बोल रही हूँ, पहला मैंने स्टेप क्या बोला, डायग्राम को अच्छे से समझने का, डायग्राम में क्या हो रहा है, और याद करने का, मिस ने पढ़ाते समय क्या क्या बोला था। सेकेंड स्टेप, फॉर्मूले को देखने चले जाने का, ये नहीं कि उसको पूरा पढ़ते चले जाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो टाइप उसको करते मत चले जाओ। अभी 9वीं के बच्चे ही बैठो तुम लोग, या मैं हिंदी मराठी नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे डायग्राम की प्रैक्टिस, सेकंड स्टेप पे फॉर्मूले को समझने का, ये फॉर्मूला इधर से इधर सब्स्टिट्यूट हुआ, ये तो आप सब करते हो, पर वो इधर से उधर यही वाला फॉर्मूला क्यों हुआ, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है? अच्छा इधर ये ऐसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है मतलब इधर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा मतलब उसकी थ्योरी को याद करो। फॉर्मूले को यहाँ से वहां करना, मैथ्स में तुम वही करते हो, इससे तो तुम्हारा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैथ्स में तुम यहाँ से वहां चीजें करते हो, उसका प्रैक्टिकली कौन सी उसकी लाइफ में कहाँ यूजेस होता है वो तुमको नहीं पता होता है। पर फिजिक्स में जब कोई चीज यहाँ से वहां करते हो उसका प्रैक्टिकली मीनिंग होता है। इसके लिए फिजिक्स में 4 वे होने के वजह से आप एक ही वे पकड़ दो, और मैथ्स में आप अलग अलग एक्सरसाइज में क्या करते हो, इस एक्सरसाइज में ये सब ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए, उस एक्सरसाइज में ऐसे ही होना चाहिए, आप उसकी प्रैक्टिस मार लेते हो। फिर जब वो एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, फिर आप क्या करते हो, अरे हाँ मैंने प्रैक्टिस मतलब ऐसा वाले सवाल में ना ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? उससे तुम्हारे किसी भी फिजिक्स मतलब ऐसे आसपास की इस्तेमाल होने वाली चीजों में उससे क्या असर होगा, ये कभी नहीं पूछते हो। अगर ये आप पूछने चले जाओ तो आपको मैथ्स भी जितना मजेदार लगता है ना, वो मैथ्स भी भारी लगने लगेगा, क्योंकि हर जगह पे मीनिंग आ जाएगी। यहाँ पे मीनिंग नहीं होती है, आपको एक्सरसाइज वाइज पता रहता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ने के बाद में फॉर्मूला यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा है, क्यों हो रहा है, वो खुद से समझने के पीछे भागो। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप पे आने के बाद में स्टार्टिंग से सब देखना चालू कर देने का, जैसे मैंने पढ़ना चालू किया इंडक्शन एनर्जी ट्रांसफर के नीचे से, वो थर्ड स्टेप पे करने का। और आप करते क्या हो, आप उसी थर्ड स्टेप को पहला स्टेप मान लेते हो। चलो ठीक है, अभी सिर्फ मैं देखती हूँ कितने लोग इधर ध्यान से सुन रहे हैं। खुशी,
खुशी परदेसी, सिर्फ यस बोलना है, मैं बाकी किसी कुछ पूछने नहीं जा रही हूँ। खुशी, Yes, ma'am. ओके। विरम यादव, Yes, ma'am. वेदिका, वैभव, स्नेहा, Yes, miss. Ma'am. Yes, ओके। miss. शेख अजहर, Yes, ma'am. सानिया खान, साक्षी तिरलोतकर, Yes, ma'am. ओके। आदित्य, Yes, ma'am. ओके। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ध्यान दे रहे हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। ऐसा मैं कभी भी करूंगी बगैर पहले इंटीमेट किए। आज तो मैंने पहले इंटीमेट किया था कि ये करूंगी मैं। ये इसके लिए किया ताकि इधर मैं टीचर बन के इतना एफर्ट्स पे एफर्ट्स लिए जा रही हूँ, और इधर बच्चे कि वो लोग अगर म्यूट अनम्यूट पता नहीं क्या करके बैठे हैं, ये जानने के लिए मैं नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कभी भी करूंगी, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया डेरिवेशन में, देख लो। यहाँ पे अपन ने पहला डायग्राम समझा, फिर डायग्राम के अंदर हम लोगों ने ये पी का फॉर्मूला निकाला, जो कि अपने को एफ डॉट वी आया। इधर डिस्प्लेसमेंट डी लिखा है, डी डेरिवेटिव के लिए यूज होता है। मैं रिकमेंड करूंगी डिस्प्लेसमेंट डी ना दिखा के आप कुछ भी अल्फाबेट दिखा दो, डी मत दिखाओ, क्योंकि डी डेरिवेटिव में भी लगता है। फिर यहाँ पे फ्लक्स बी डॉट ए बी एल एक्स, क्योंकि ए एल एक्स है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है। फिर इस फाई को ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी में अपन ने पुट किया, उसमें से बी और एल कांस्टेंट बाहर निकाला अपन ने, और एक्स को अपन ने डेरिवेट किया, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा था। आप ध्यान दो, इधर एक्स इज चेंजिंग ऑलवेज, एल वाज कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है। सो हियर वी विल गेट डी एल, मतलब बाहर हो गया बिकॉज इट इज कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी टी दैट इज बी एल वी। फिर अपन ने आगे क्या किया बिकॉज ई इज इक्वल टू आई है, जस्ट लाइक बी इज इक्वल टू आई है, तो आई बाहर निकाला, अपने को ई अपॉन आर मिला, तो ये आया बी एल वी अपॉन आर, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे यहाँ पे क्या है, 3 सेगमेंट F1 F2 F3 कैंसल हो गए, एक बचा। तो यहाँ पे F माइनस F1 क्यों आया, क्योंकि डायग्राम में वेलोसिटी बाहर की तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड में, और F1 की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों अपोजिट एक दूसरे के। इसके लिए इधर माइनस साइन है। अगर दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे तो प्लस साइन, मतलब ये माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अपना F इज इक्वल टू आई एल बी, और आई बी एल बी अपॉन आर ऑलरेडी इधर आया था 20.21 में, देख लो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। जो आप ये नीचे देख रहे हो इक्वेशन 12.23, इसमें आई एल बी में वो जो आई पुट हुआ है वो ऊपर 12.21 में से उठा के पुट किया गया है, बी एल वी अपॉन आर, और बगल में एल वी। इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर आ गया। फिर इसके बाद में आप देखो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो आपका F का फॉर्मूला ऊपर ऑलरेडी मिल चुका है, बगल में V एज इट इज उठा के डाल दिया गया, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। फिर यहाँ पे अगले स्टेप पे क्या हो रहा है, P अगर V इंटू आई होता है तो आई स्क्वायर आर भी तो होता है, फिर एक V स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, वो मैं ऑलरेडी लिख के बताई थी, अगर आप लेक्चर में ध्यान दे तो आपको पता चला होगा। तो P इज आई स्क्वायर आर भी तो होता है, तो जैसे P को ऐसे प्रूफ किया एफ डॉट वी करके, वैसे ही P को आई स्क्वायर आर करके भी करना है। तो आई का फॉर्मूला ऑलरेडी मिल चुका है, याद करो इधर मिला था, आई इज ई अपॉन आर ऑलरेडी मिला हुआ था। तो ये फॉर्मूला हम लोग वाला आई यहाँ उठा के पुट करेंगे, दैट इज बी एल वी अपॉन आर, और उसका स्क्वायरिंग करेंगे, बगल में आर एज इट इज रख दिया। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे होगी। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे एडी करंट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी एडी करंट क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। एडी करंट मतलब यहाँ पे देखो इन्होंने डायग्राम, जब भी कोई चीज पढ़ो सबसे पहले ध्यान दो उसके डायग्राम के ऊपर। जब डायग्राम क्लियर होगा ना तब चीजों की थ्योरी पढ़ने वरना पढ़ने का ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉइल है, इसके अंदर नॉर्मल मटेरियल मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको क्या बोला, ये मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है।
इस मैग्नेटिक के अंदर जब इलेक्ट्रिक अंदर घुसेगा तो इसको स्पार्क फील होगी, और वो इसका स्पार्क कैसे रहेगा, इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अभी कोई भी चीज, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका एसी का क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम का दरवाजा है, आप एक स्टूडेंट हो, आप इस क्लास के अंदर अंदर एंट्री ली, एसी की हवा आपको लगी, आपको हवा कैसे लगेगी, इस तरीके की लगेगी ना आपको हवा। तो ये हवा कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ये तो हवा हो गई। पर यहाँ पे ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको क्या फील होएगा, एक कॉइल टाइप का फील होगा, मतलब इस तरीके का। उसके अंदर धीरे धीरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, धीरे धीरे उस मैग्नेटिक का असर होगा, और वो इस तरीके से होगा। तो ये जो स्पाइरल टाइप का जो ये शेप दिख रहा है ना आपको, ये स्पाइरल टाइप के शेप को ही एडी बोलते हैं, और इसके थ्रू डेवलप होने वाले करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्योंकि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल में एंट्री लिया, तो ये अंदर घुसते ही, अभी देखो कहीं पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का वायर जरा सा भी खुला है, आप उसको जरा सा टच कर लेते हो तो आपको कैसे एकदम स्पार्क जैसा लगता है, अपना हाथ आप कैसे पीछे कर लेते हो। तो वो जो वायर है, वो वायर से जो करंट डेवलप होता है वो इसी तरीके का डेवलप होता है, इस तरीके का। तो इस तरीके के जो करंट होते हैं, उस करंट को बोला जाता है मतलब एडी करंट। और आपने कभी ना कभी बचपन में वर्लपूल, वो वॉशिंग मशीन का वो एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, वर्लपूल वर्लपूल। तो वर्लपूल ऐसा एग्जाम्पल क्यों आया था, क्योंकि तब नया नया वॉशिंग मशीन आया था मार्केट में। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े कैसे धुलते थे, कपड़े आपने रख दिए उसके बीच में, जैसे अभी मिक्सचर में कैसे होता है, आपने कुछ रख दिया पिसने को, तो मिक्सचर के अंदर सेंटर वाला जो हिस्सा होता है वो कैसे कैसे घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है ना, मतलब कैसे, रुको, ऐसे ऐसे घूमता है ना वो गोल 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 गोल। वर्लपूल को हमने क्या बोला था, क्योंकि उसके अंदर कपड़े डालते थे, नया नया वॉशिंग मशीन आया था मार्केट में, तब आप काफी छोटे रहे होगे, मैं भी छोटी थी। तो उस समय कैसा था ना, कपड़े डाले, कपड़े उसके अंदर ऐसे 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 घूमते हैं, तो कपड़े इस तरह से जो घूम रहे हैं, तो उस मोशन को क्या बोला गया था, वर्लपूल मोशन। और ये वर्लपूल नाम उसको कहाँ से मिला था, अब आप सोचो कि मैम मैं यहाँ कहाँ, मतलब आप ये कहाँ से मैम ये लेकर आ गई, हम तो डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे ना। तो बच्चों ये नाम मैं इसके लिए लेकर आई क्योंकि ये जो एडी करंट है ना, एडी, ऐसा वाला डायग्राम को एडी करंट बोलते हैं, इसको बच्चों हम लोग वर्लपूल करंट भी बोलते हैं। तो जो कपड़ा धुलने वाली मशीन थी, उसके अंदर जो कपड़े भी अंदर धुले जा रहे थे, वो भी कुछ इस तरीके के एरो ही बनाते हैं ना, वर्लपूल टाइप का। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है वो वर्लपूल मशीन का नाम, मतलब तो बहुत सारी चीजें मार्केट में बनती हैं, उनके नाम क्या, मतलब ऐसे ही उड़ के आ जाते हैं। नॉर्मली आप जितनी भी मशीनरी चीजों के बारे में आप देखोगे ना मार्केट में, मैक्सिमम चीजों का नाम फिजिक्स के नाम पे ही रखते हैं, मतलब फिजिक्स के किसी ना किसी टर्म का लेना देना उस चीज से जरूर होता है, तभी उसका नाम वो पड़ा हुआ होता है। तो वो जो वर्लपूल नाम दिया गया ना उस वॉशिंग मशीन को, वो कहीं ना कहीं एडी करंट की वजह से आया था, क्योंकि ये जो मोशन होता है ना, ऐसा वाला मोशन यहाँ करंट में देखने को मिल रहा है। और जब वॉशिंग मशीन आया मार्केट में, उसके अंदर कपड़े जब धुलते थे, तो कपड़े के धुलने का तरीका भी ऐसे ही होता था, तो उसको एडी भी बोला जा सकता था। बट एडी करंट ही उसका नाम है, और उसका दूसरा नाम है वर्लपूल करंट। जैसे अपना एक नाम होता है, जैसे अभी मेरा नाम अंजू है, वो मेरा नाम आप सब जानते हो, पर मेरा भी तो घर का कुछ निकनेम होगा जो मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते होंगे, शायद वो नाम अंजू नहीं होगा, तो दूसरा हो सकता है, आपको नहीं पता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अंजू नाम उस मशीन का डाल दूंगी, तब तो मैं उसके ऊपर कंप्लेंट डाल सकती हूँ, तूने तो मेरा नाम उठा लिया, या कोई भी आके बोल सकता था। पर अगर मेरा निकनेम किसी ने ले लिया, तो मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी ना, अरे मेरा निकनेम ही तो लिया है, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों एडी करंट का निकनेम होता है वर्लपूल करंट, और एडी वर्लपूल दोनों का ही मतलब होता है इस तरह का स्पाइरल वाला मोशन। तो जो कपड़ा धुलने की मशीन है, इसके लिए उसका सबसे पहला जो नाम पड़ा वो वर्लपूल पड़ा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने टर्म से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी वो वर्लपूल अगर आप इंजीनियर से पूछोगे तो इंजीनियर को भी इतना नहीं पता रहेगा, क्योंकि इंजीनियर सी मशीनें बनाता है, इंजीनियर पूरे फिजिक्स के नॉलेज को नहीं रखता है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। उसको ये पता है कि मेरे को ये चीज को इससे, मतलब वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करता है। हार्डवेयर कौन सी चीज कहाँ से बन के आई, आईसीयू कैसे बन के आ गया, वो उसको नहीं पता है, अनलेस में बहुत बड़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे डिग्री ली हुई हो। उसको ये पता है हाँ भाई ये कंप्यूटर होता है, आप कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोग्रामिंग होती है वो उसके। अगर एक बात मैं बोलूं कि भैया मदरबोर्ड के अंदर जो छोटा सा सीपीयू है, या मदरबोर्ड के अंदर छोटा सा ये जो कैपेसिटर है, ये क्या करता है, ये कैसे करता है, या ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मतलब एक छोटी चीजों को अगर मैं उठाने लगूं तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, मे बी शायद वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वाले को पता रहेगी, ठीक है। तो पर एक फिजिक्स वाले को क्या है,
जो भी असेंबलिंग हो रही है वो आइडिया रहता है, वो असेंबल पूरा नहीं करता। असेंबलिंग का आइडिया होता है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली एक एक चीज का आइडिया होता है उसमें, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि वो इंजीनियर आपको वर्लपूल का मतलब बता दे, ठीक है। अब इधर आगे बढ़ते हैं थोड़ा एडी करंट में। Suppose the conducting loop of figure 12.9a is replaced by a solid conducting plate. The relative motion between the conductor and magnetic field induces a current in the conducting plate. Obviously आपने तो देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड था, नॉर्मल मटेरियल डाला तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो ऐसा वाला करंट डेवलप हो जाएगा। इन दिस केस अगेन, अभी इस डायग्राम को थोड़ा दिखा देती हूँ, ये रहा, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है, एडी करंट वाला लूप भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ ताकि आपको डायग्राम भी दिखाई दे। अब यहाँ पे क्या दिया है आगे, यहाँ पे बच्चों आगे दिया है इन दिस केस अगेन, एक सेकंड मैं थोड़ा सा पतला कर दूँ। In this case again we encounter an opposing force, so we must do work while moving the conductor with uniform velocity. अब इधर इसने क्या बोला है, वही बोला है, वही अंदर बाहर करना और वेलोसिटी जो अपन ने अभी पहले पढ़ा हुआ है वही चीज है। The conduction electron making up the induced current do not flow one path as they do with the loop, but swill upward within the plate if they were caught in the eddy of water. तो बच्चों इधर से इधर तक जो इधर से बोला है ना, ये वही चीज है, इसको ज्यादा दिमाग में मत लो। इधर से इधर जो उसने, मैं आपको अभी जैसे एक्सप्लेन की हूँ कि जब ये अंदर बार कर रहा है तो उसके अंदर ऐसा स्पाइरल वाला मोशन आएगा, जैसा वाटर के अंदर आप अभी आप जैसे अभी मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, ठीक है, वर्लपूल का एग्जांपल दिया। अगर आप एग्जांपल आपको मैं बोलूँ, अगर ये पॉन्ड है, ठीक है, आप पॉन्ड में अगर दूर से पत्थर मारते हो, मतलब दूर से पत्थर मतलब क्या, एकदम सीधे ऐसा पत्थर मारो, ये नहीं कि पत्थर इसके अंदर गिराने के लिए मारो, पानी के अंदर डालने के लिए पत्थर डालो वाला नहीं, पानी में एकदम सीधा ऐसा पत्थर मारो। तो आपने नोटिस किया होगा ऐसे जम मारते हुए वो जाता है, कभी कभी किसी के साथ होता है, कभी कभी से नहीं होता है, पानी में डूब ही जाता है। या इसको ये वाला, यही मोशन क्या हो गया, ये एडी करंट वाला मोशन हो गया। या इसको दूसरे भाषा में मैं बोलने जाऊँ, पानी के अंदर जब आप पत्थर डालते हो तो पानी के अंदर पत्थर डालने में क्या होता है, उसका ऐसे स्पाइरल ऐसे मोशन दिखने लगता है। तो वो वाला मोशन बोलो या ये वाला मोशन, वही सब इधर हो रहा है, ठीक है, इन्हीं सबको एडी करंट बोला गया, तो इधर वही सब बोला गया। अब इसने आगे क्या बोला है, the induced current in the conducting plate is responsible for transfer of mechanical energy into heat energy. तो ये जो इधर वो मोशन हो रहा है ना एडी करंट के थ्रू, इसी की वजह से कोई भी चीज मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यही चीज बच्चों हमने अभी पिछले वाले डेरिवेशन में वही पढ़ा है, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। याद करो, देखो यहाँ पे दिया भी है, देखो the work done in pulling the loop through the magnetic field appear as a heat energy in the loop, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, the induced current in the conductor plate is responsible for transfer of mechanical energy into heat energy. The dissipation of energy as heat energy is more apparent in the arrangement as shown in the figure 12.10. Obviously मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे कहीं ऐसा बैठा है, मैं इसको अंदर बार कर रही हूँ तो जितना ज्यादा इधर ये वर्लपूल मोशन होगा उतना ज्यादा उधर हीट एनर्जी भी डेवलप होगा, क्योंकि कोई भी चीज बार बार अंदर बार कर रहे हो तो जिधर अंदर बार हो रही है, क्या उधर एक हीट नहीं डेवलप हो जाएगी। आप चक्कू लेके अगर आप धार करवाने जाते हो तो आप कभी देखे होगे कि धार करवाने के लिए एक ही पॉइंट पे बार बार घिसते हैं, तब तो उधर आग क्रिएट होती है। तो वैसे इधर है, जब बार बार मैं इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैं उधर मैग्नेटिक वाले में अंदर बार कर रही हूँ तो हीट तो डेवलप होगा ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इधर इन्होंने आगे क्या बोला है, यहाँ पे बच्चों इन्होंने वही चीज बोली जो मैंने भी जैसे आपको समझाई, मैकेनिकल एनर्जी लिफ्ट। एक सेकंड मैं ये लाइन ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दूसरा बताया। एक सेकंड, the dissipation of energy at heat energy is more apparent in the arrangement as shown in the figure 12.10, where a conducting plate free to rotate about a pivot is allowed to swing down like a pendulum through a magnetic field. In each swing, when the plate entered and leave to the field, a portion of its mechanical energy is transferred into heat energy. इसका मतलब क्या है कि ये पेंडम वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये वाला लो, आप ये वाला लो, जितने बार चीजें अंदर बार हो रही है उतने बार क्या क्या हो रहा है, बार बार उनके बीच में हीट डेवलप हो रहा है, और वही मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में डेवलप हो रही है, वही उसने समझाने की कोशिश की है। अब इधर इन्होंने आगे क्या बोला है कि एक सेकंड, in each swing when a plate enters and leaves to the field, a portion of mechanical energy is transferred to heat energy. After several such swings, there is no mechanical energy left with the pendulum, and converted to heat energy is dissipated in the solid plate, making it